भाई कनाडा में बहुत वेटिंग टाइम्स होते हैं, कैसे हम एक्सेस करें, है ना, जल्दी थोड़ा सा जल्दी कैसे हो सकता है। अगर तो आपकी फैमिली इनकम $40,000 से कम है, जो कि बहुत ही मतलब कई ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या अगर आप पार्ट टाइम वर्क करो और ऑर्गेनाइजेशन कवर नहीं कर रही है, तब आप इसको एक सप्लीमेंट्री मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हो। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्वाति वर्मा स्टाइल्स। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाउ टू एक्सेस मेडिकल सर्विसेज इन कनाडा। यस, सो मेरा नाम है स्वाति और मैं वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए, ब्लॉग्स भी बनाती हूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपसे शेयर करती हूँ, जिससे कि जो आपका ट्रांजिशन है कनाडा में वो हो जाए स्मूथ। तो मैंने लास्ट कुछ हफ्तों में बनाई थी एक हाउ टू रेंट एन अपार्टमेंट इन कनाडा। उसको आप लोगों ने काफी पसंद किया, तो मैंने सोचा कि मैं अब ये सीरीज बना रही हूँ जिसमें एवरी वीक में आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो दूंगी। सो ऑफ कोर्स गाइस, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। अगर जान है तो जहान है। तो सबसे पहले आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हाउ टू एक्सेस मेडिकल सर्विसेज इन कनाडा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आप सबने सुना होगा कि भाई कनाडा में बहुत वेटिंग टाइम्स होते हैं, कैसे हम एक्सेस करें, है ना, जल्दी थोड़ा सा जल्दी कैसे हो सकता है। तो वो मैं टिप दूंगी आपको वीडियो के एंड में मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। सो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम है क्या। तो ये बेसिकली एक पब्लिकली फंडेड हेल्थ केयर सिस्टम है, जो कि आप टैक्स देते हो तो उसके बदले में ये एक बेनिफिट है जो आपको मिलता है। सो सबसे पहले आपको जो चीज समझनी है वो है एक MSP कार्ड। MSP कार्ड होता है मेडिकल सर्विसेज प्लान कार्ड। सो बेसिकली आप जब भी जा रहे हो, है ना, कनाडा जैसे आए हो, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको अपना घर में जाओगे, एक रेंटल एग्रीमेंट आपके पास ऑलरेडी होगा जहाँ पे भी आप शिफ्ट हो रहे हो। उसके बाद आप अपना लोगे फोन नंबर, सिम कार्ड लोगे। दूसरा आप लोगे अपना सिन नंबर। उसके बाद आपको लेना है अपना MSP कार्ड को अप्लाई करना है। वो कहाँ करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी। पर सबसे पहले हम समझते हैं कि MSP कार्ड है क्या। तो ये बेसिकली आपका एक हेल्थ कार्ड होता है। आप जब भी जाओगे अपने किसी डॉक्टर के पास, या अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, या अगर आपको कोई टेस्ट कराना है, तो वो आपसे मांगेंगे MSP कार्ड। और अगर आपके पास एक MSP कार्ड है तो आपकी ये जो सारी चीजें हैं, बेसिक डॉक्टर की विजिट्स और आपकी हॉस्पिटल में स्टे है अगर आपका बिकॉज ऑफ कोई आपको जो प्रॉब्लम है डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है, इमरजेंसी सर्विसेज जो आप लेते हो, है ना, मैटरनिटी सर्विसेज अगर यू आर गोइंग ऑन योर फैमिली वे, तो ये सारी सर्विसेज फ्री हो जाती हैं। आपकी लैब टेस्ट्स भी फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है MSP कार्ड। अब जो गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया था, अभी जब हम लोग एज अ PR मूव हुए थे वैंकूवर में, उसी साल से जो है MSP की फी वेव ऑफ हो गई थी। तो वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो बेसिकली जो कैनेडियन रेजिडेंट्स होते हैं, जिसमें कि कैनेडियन सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स को कोई पैसे नहीं देने होते, इट्स जस्ट कि आपको एक MSP कार्ड मिल जाएगा और आप जहां भी जाओ उसको दिखा के आप ये सर्विसेज ले सकते हो। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको इसके $75 देने होते हैं एवरी मंथ। सुनने में आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा है, बट मेरी एडवाइस ये है, अगर पेरेंट्स भी देख रहे हैं इसको, कि जिस तरीके से आप सारे खर्चे आपके काफी सारे फिक्स होते हैं कि रेंट हमें इतना है तो इतना देना ही है, उसमें $75 भी लगा के चलो कि हमें ये मेडिकल का जो हमारा खर्चा है वो देना ही है। क्योंकि यू नेवर नो कि आप कब बीमार हो जाओ, यू नेवर नो कि आपको कोई आपको लग जाए रोड पे, है ना। उसके बाद अगर आप लेकिन हॉस्पिटल जाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे, आपका बहुत ही ज्यादा बड़ा बिल आएगा। एज अ स्टूडेंट आपके लिए मुश्किल होगा, इसलिए बेटर है कि अपना MSP कार्ड का ये $75 पर मंथ देते रहो। इट्स लाइक योर मेडिकल इंश्योरेंस। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कवर होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक डॉक्टर विजिट्स, आपके जितने भी लैब टेस्ट हैं, जैसे मैं काफी रेगुलर, जैसे मैं एनीमिक हूँ, वुमेन ज्यादा एनीमिक होती हैं बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस। सो लैब टेस्ट सारे, आपका एक्सरे कई बार होता है, कई बार आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, MRI कराना है, वो डॉक्टर सजेस्टेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जाओ कि भाई मेरे को सर दर्द हो रहा है, मेरा MRI कर दो, वो फ्री हो जाएगा। नहीं, डॉक्टर ने रिक्वेस्ट भेजी होनी चाहिए। तो मतलब आपको कोई अगर रिक्वायरमेंट है तो वो फ्री है। मैटरनिटी सारा फ्री है। और इसमें जो है डेंटल और विजन कवर्ड नहीं होता, लेकिन उसके भी कुछ क्लॉजेस होते हैं।
तो उसके क्लॉजेस ये होते हैं कि डेंटल में अगर आपका कोई ऐसा प्रोसीजर है जो कि आपको हॉस्पिटल में कराना पड़ रहा है तब वो कवर्ड होता है। लेकिन अगर आपका रूट कनाल है, क्राउनिंग, आपका विजडम टूथ रिमूवल है, ये क्लियरली लिखा हुआ है कि विजडम टूथ रिमूवल नहीं है। अगर चाहे आपका विजडम टूथ खराब भी हो गया है लेकिन उसका रिमूवल वगैरह कवर्ड नहीं है, तो बेसिकली डेंटल कवर्ड नहीं होता। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि उन सब चीज़ों के लिए क्या करें, क्योंकि बहुत ही महंगा है अगर आपको आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ेगा तो लेकिन जो गवर्नमेंट है वो ये सब चीज़ें कवर करती है। इसके अलावा एक चीज़ होती है फार्मा केयर प्लान। फार्मा केयर प्लान होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपकी जो दवाइयों का खर्चा है, क्योंकि दवाइयाँ भी महंगी होती हैं। तो जैसे जब हम यहाँ पे मूव हुए थे, जो हमारी बेसिक मेडिसिन थी वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारी इनकम जीरो थी। जब हम जस्ट लैंड हुए हैं ना, जैसे आई थिंक मेरी जॉब, हमारी जॉब्स जो है 1-2 महीने बाद लगी थी, तो वो जो 1-2 महीने का टाइम था उसमें सारी दवाइयाँ फ्री थी। फिर जब आपकी इनकम आ जाती है, उनके पास शो हो जाती है कि आपकी इनकम बढ़ गई है, तब आपकी जो है, तब गवर्नमेंट कहती है कि अब तुम पे कर सकते हो, तो अब तुम खुद से पे करो। ठीक है, ये सारी चीजें कवर्ड होती हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने एमएसपी कार्ड ले लिया है तो उसके अलावा अपने आप को पूरा फुल कवर करने के लिए आप ले सकते हो सप्लीमेंट्री मेडिकल इंश्योरेंस। अब सप्लीमेंट्री मेडिकल इंश्योरेंस में क्या होता है, आपके जो होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर्स, थेरेपिस्ट है ना, और डेंटल का कुछ पार्ट, विजन केयर का, वो सब आपको सप्लीमेंट्री मेडिकल केयर, सप्लीमेंट्री जो आप लोगे किसी प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस, वो कवर करेगा। उसमें काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं, जैसे सन लाइफ फार्मा हो गई, काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं, वो आप अपने प्रोविंस में सर्च कर सकते हो। आप उनके बेसिक 3-4 प्लान होते हैं वो ले सकते हो। क्योंकि अगर तो आपकी फैमिली इनकम $40,000 से कम है, जो कि बहुत ही बहुत ही कम है गाइस आजकल की जो इन्फ्लेशन रेट है, तब आपकी वो एमएसपी कार्ड में कवर होती हैं ये सब जो चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें भी डेंटल नहीं होता, सिर्फ आपके फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब चीज़ें कवर होती है। तो इसलिए एमएसपी के साथ एक अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले लो तो आप एक तरीके से पूरे तरीके से कवर हो जाते हो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको कवर करती है मेडिकल, तो ये आपको ज़रूरत नहीं है अलग से लेने की। लेकिन अगर कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या अगर आप पार्ट टाइम वर्क करो और ऑर्गेनाइजेशन कवर नहीं कर रही है, तब आप इसको एक सप्लीमेंट्री मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हो। तो ये करके एमएसपी कार्ड प्लस आपका जो सप्लीमेंट्री मेडिकल इंश्योरेंस है, उससे आप पूरा एकदम फुल कवर्ड हो जाओगे। तो अगर आपको डेंटल भी कुछ कराना है, विजन कुछ कराना है, तो वो फ्री होगा। ओके, फ्री होगा या बेस्ड ऑन योर इंश्योरेंस कि आपने कौन सी एडिशनल इंश्योरेंस ली है। कि वो कई बार होता है कि वो कहते हैं कि हम $500 तक कवर करेंगे, उसके ऊपर का जो भी खर्चा होगा वो आपको देना है। तो बेसिकली फिर भी कुछ तो कवर होएगा ही। और एमएसपी के अंडर अगर 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज के बीच में हो आप, या 65 प्लस हो, तो 1 आई एग्जाम एवरी ईयर आपको फ्री होता है। तो ये तो हुआ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और आप कैसे, जो कवर नहीं कर रही है गवर्नमेंट, उसको कैसे ले सकते हो। तो इस वाले सेक्शन की मैं आपको एक टिप यही दूंगी कि मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो एमएसपी नहीं लेते, दे गिव अ डैम अबाउट इट, डोंट डू दैट। वैसे अगर आप वेबसाइट पे देखो तो ये लिखा हुआ है कि यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ इट, लेकिन अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हो तो या तो अपनी एक प्राइवेट इंश्योरेंस लो, या फिर अपना एक प्लान रखो कि अगर मैं बीमार होता हूँ या होती हूँ तो मुझे इतने पैसे देने पड़ सकते हैं, तो उसका अपने पास रखो। माई सजेशन इज, एंड इन फैक्ट टू ऑल द पेरेंट्स, मेक श्योर कि आप लोग ये एश्योर करो कि जो बच्चे हैं वो ये एमएसपी के लिए ज़रूर ये मंथली पैसे दे। मेरा ये मानना है कि आप एक नाइकी का जूता कम खरीद लो, या कहीं पे भी $75 अगर आप एक बाहर जाते हो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, आपके इतने पैसे लग जाते हैं, तो वहाँ की जगह इसको अपने मेडिकल के खर्चे के लिए रखो, बिकॉज इट इज़ बाइंग पीस ऑफ माइंड, है ना, कि अगर कल को कुछ ऐसा होता है तो आप कवर्ड हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, आप एमएसपी कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। सो बेसिकली अब हम बात करते हैं कि अब हम ये जो एमएसपी कार्ड है इसको अप्लाई कैसे करना है।
तो MSP कार्ड आप जो वेब्स अपने प्रोविंस को देख सकते हो, जैसे BC में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है, या फिर सर्विस BC के सेंटर्स होते हैं, सर्विस कनाडा के ऑफिसेज होते हैं, आप अपने घर के आसपास देख सकते हो कहाँ पे, वहां पे ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसका जो वहां पे एलिजिबिलिटी आप अच्छे से पढ़ लेना, बट मेजर एलिजिबिलिटी यही होती है कि आप रेजिडेंट होने चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोविंस के। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हो सकते हैं, आपको रेंटल एग्रीमेंट अपना दिखाना होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप किसी ऐसे कोर्स में एनरोल्ड होने चाहिए जो 6 मंथ्स और लॉन्गर हो। शॉर्ट कोर्सेज के लिए अगर आप आ रहे हो तो आप ये नहीं ले सकते, फिर आपको अपनी प्राइवेट इंश्योरेंस ही लेनी पड़ेगी। तो ये भी एक चीज आप याद रखना। सो बेसिकली यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आपको अपना दिखाना है कि आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो, तो आपका रेंटल एग्रीमेंट है ना, विद एड्रेस कि ये मेरा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की बेसिकली मैं यहीं पे रह रहा हूँ। और अगर आप PR हो तो अपना दिखा, PR कार्ड से मतलब आप परमानेंट रेजिडेंट ही हो फिर तो, है ना। और अगर आप स्टूडेंट हो तो अपना आप स्टडी परमिट वगैरह जो भी उनको दिखा सकते हो, वो सारे लिस्ट करते हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिखाने होते हैं, ठीक है। और अपनी BC ID वगैरह भी, जैसे लोकल IDs भी अपनी बनवा लेना, वो भी उसमें चाहिए होंगी। अब इसमें कैच क्या होती है कि जब आप अप्लाई करोगे तो आपको 1-2 महीने लगते हैं ये कार्ड आने में। तो वो जो गैप होता है उसमें मेक श्योर कि आप कोई प्राइवेट इंश्योरेंस लेके रखो, ताकि अगर उस ड्यूरेशन में आपको कुछ होता है तो आप कवर्ड हो। ऐसे भगवान भरोसे मत चलना, क्योंकि जब अगर कुछ भी खर्चा होएगा, सो जब आप डॉक्टर्स के लिए विजिट्स पे भी जाते हो तो $100, $200, $300 ऐसे लग जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप कवर्ड हो उस पीरियड के लिए। और अच्छी बात है कि अगर आपको कोई सर्विसेज यूज ना करनी पड़े, है ना। सो ये प्रोसीजर है इसको अप्लाई करने का। आप इनकी BC जो भी आपका प्रोविंस है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, या सर्विस कनाडा सेंटर्स पे जाके वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ की इस सेक्शन की टिप यही है कि जो वेट टाइम है, ड्यूरेशन है, उसका अपना प्राइवेट इंश्योरेंस लेके रखो। उसके बाद हम बात करते हैं कि फैमिली डॉक्टर्स कैसे लेने हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम कहते हैं फैमिली डॉक्टर कौन है आपका, तो वो आप कैसे करते हो, आपकी कैचमेंट एरिया के हिसाब से होता है। वैसे तो आप क्या करोगे कि आप अपना घर देखोगे कहाँ पे है, उसके आसपास के आप गूगल पे सर्च करो कि डॉक्टर क्लिनिक्स नियर मी। तो जो भी डॉक्टर क्लिनिक्स है आप उनको फोन करो कि आई एम लुकिंग फॉर अ फैमिली डॉक्टर, सो कैन आई एनरोल। मोस्टली वो कहेंगे नहीं, वी आर फुल, वी आर नॉट टेकिंग इट। तो आप ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन जाके किसी भी फैमिली डॉक्टर की वेट लिस्ट देखो किसकी कम है, कोशिश करो कि आपके घर से पास हो। अगर घर से थोड़ा दूर पे मिल रहा है तो वो एनरोल कर लो, बट वेट टाइम पे डिपेंड करता है वो सब कुछ, है ना। तो अब जब तक हमारा फैमिली डॉक्टर नहीं है तो हमने क्या किया, फैमिली डॉक्टर देखा, अगर वेट टाइम भी है, कई बार 1 साल 2 साल भी होते हैं, यस, लेकिन आप एनरोल कर दो कि नंबर जब भी आएगा तो सही ना। और अगर उसके बीच में आपको कुछ होता है तो आप वॉक इन क्लिनिक्स भी होते हैं, उसमें आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको डॉक्टर देख लेगा अगर आपका MSP कार्ड है तो, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखेगा अगर MSP कार्ड है। अगर MSP कार्ड नहीं है तो आपके वहां पे भी पैसे लगेंगे। तो इसलिए मेक श्योर कि आप MSP कार्ड तो लेना ही है, उसमें कोई हमें वही नहीं करना कि, है ना, अगर एज लॉन्ग एज आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं है तो MSP कार्ड अपना लेके रखो। और जो मैंने बात की थी प्राइवेट इंश्योरेंस की, तो मैंने बात की थी सप्लीमेंट्री प्राइवेट इंश्योरेंस की, कि MSP तो मैंने लिया हुआ है, उसको और अच्छा फुली कवर्ड, फुली तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत अच्छा थोड़ा सा और कवरेज के लिए सप्लीमेंट्री इंश्योरेंस ले ली। लेकिन अगर आप MSP नहीं ले रहे हो तो आपको उन इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी पड़ेगी कि मुझे तो बेसिक सर्विसेज भी चाहिए, तो उसमें आपके जो प्लान्स हैं वो डिफरेंट होंगे। और प्लान्स में यहाँ पे इसलिए लिस्ट नहीं कर रही क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और डिफरेंट कंपनीज हैं, वो अपने डिफरेंट प्लान्स देते हैं बेस्ड ऑन योर एज, बेस्ड ऑन योर स्टेटस, कि आपका क्या स्टेटस है यहाँ पे, और बेस्ड ऑन योर हेल्थ कंडीशन ऑल्सो। इसलिए वो आप अपना उस पर रिसर्च करना। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कनाडा में रूटीन कैसा होता है कि बहुत बिजी होता है ना, कि आप सुबह उठोगे और काम पे जाओगे, वापस आओगे, एवरीथिंग इज सो बिजी, सो है ना, एकदम टाइम जो है बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, ताकि आपको ये सारी चीज़ें एक्सेस ही ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत वेट टाइम्स होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। कई बार मेडिकल सर्विसेज अच्छे हैं लेकिन वेट टाइम्स की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो उसको मैंने कैसे टैकल किया ताकि उसको आप भी टैकल कर सको
गॉड फॉरबिड, आई डोंट वांट कि आपके साथ कभी ऐसा हो, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. सो एक टिप मेरी ये है कि प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अपना स्लीप साइकिल और ये सब, ये जो मॉन्स्टर और रेड बुल ड्रिंक्स होते हैं उस पर सर्वाइव मत करो. हेल्दी खाना खाओ ताकि आपको ये सब चीजें, सर्विसेज एक्सेस करने की जरूरत ही ना पड़े. अब हम बात करते हैं, वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं कि भाई जो ये वेट टाइम्स है इनको कैसे हैंडल करना है ना. और जब अगर मैं बीमार हूँ, है ना, बहुत ज्यादा बीमार हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ मतलब एकदम से. तो मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. ये बेसिकली एक टिप भी है आप लोगों के लिए. यस, और जो भी कनाडा आ रहा है या आपको पता है कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो उनके साथ ये जरूर शेयर करना. दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट इफ यू केयर अबाउट देम. सो बेसिकली मुझे अराउंड 2021 में एक बहुत इशू हो गया था मेजर. तो मैं जैसे इमरजेंसी सर्विसेज में गई, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे मतलब आराम से 1 घंटा वेट कराया. उनकी भी गलती नहीं है बिकॉज दे आर ओवरलोडेड, है ना. तो उन्होंने 1 घंटा वेट कराया. मेरी हालत बहुत ख़राब थी. उन्होंने मुझे बस टाइलेनॉल देके भेज दिया. टाइलेनॉल इज लाइक कैनेडियन डोलो, है ना, जैसे हम डोलो खाते हैं या कॉम्बी फ्लेम जो भी. तो बस की भेज दिया. तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ नहीं हो गया. मुझे गायनोकोलॉजिस्ट चाहिए था, बट गायनोकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट 6 महीने के बाद था. तो फिर उसके बाद मैंने देखा, क्योंकि आप हॉस्पिटल्स मत जाओ इमरजेंसी में, क्योंकि वहाँ पे आपको है ना, क्योंकि वो बहुत ओवरलोडेड होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से एकदम केयर नहीं मिल सकती. और वो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल एकदम जो टर्मिनली इल है ना उनको हैंडल करें. तो आप क्या कर सकते हो, मतलब अगर आप अपने पैरों पे चल रहे हो तो आप टर्मिनली इल नहीं हो, है ना. तो आप कहाँ जाओ, आप प्राइमरी केयर सेंटर्स जाओ. तो प्राइमरी केयर सेंटर्स में क्या होता है कि वहाँ पे वो आपको टाइम अच्छे से देते हैं, है ना. तो मैं क्या हुआ, फिर मैं प्राइमरी केयर सेंटर में गई. वहाँ पे उन्होंने मुझे रेफर किया गायनोकोलॉजिस्ट को, और 6 महीने की जगह मेरा 1.5 महीने में गायनोकोलॉजिस्ट के पास नंबर आ गया था. प्लस उस टाइम जिस टाइम मुझे गायनोकोलॉजिस्ट की सख्त जरूरत थी, वो फोन पे उन्होंने उनसे कोऑर्डिनेट करके मेरी मेडिकेशन स्टार्ट हो गई थी. सो बेसिकली मेरे यही आपके पास टिप था, मेरे पास यही आपके लिए टिप था कि आप सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज में मत भागो एकदम. ये अर्ली प्राइमरी केयर सेंटर्स भी देखो, क्योंकि वो बहुत अच्छी केयर देते हैं. मेरे एक्सपीरियंस में आपको वहाँ पे भी जाना चाहिए. सिर्फ इमरजेंसी को लोड मत करो. एंड एक्चुअली इट्स लाइक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल रेजिडेंट ऑल्सो, क्योंकि जो इमरजेंसी है वो एकदम उनके लिए जो शायद अपने पैरों पे भी नहीं चल पा रहे हैं, है ना. तो वो इमरजेंसी में उधर जाओ. इमरजेंसी में जब जाओ जब बिल्कुल आपको पता है कि अब तो मैं बिल्कुल मरने वाला हूँ, कि अब तो मतलब बहुत हालत खराब है ना. वरना कोशिश करो कि आप प्राइमरी सेंटर पे जाओ. तो ये देख लो, ठीक है. तो मेरा यही आपके लिए टिप है कि प्राइमरी सेंटर्स में आपके रेफरल भी क्विक हो जाते हैं. और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, उनको मैंने बताया अपनी प्रॉब्लम के बारे में, है ना, जो मुझे वहाँ पे डॉक्टर हैंडल कर रहे थे. तो ही वाज सो गुड एंड उन्होंने बोला कि आई हैव गिवन लाइक अ फास्टेस्ट रेफरल, और इससे फास्ट कहीं नहीं होगा. तो वो जो 6 महीने का मेरा वेट टाइम था वो सीधा 1.5 महीना हो गया था. एंड उसके बाद मुझे जिस टाइम जो मुझे केयर चाहिए थी वो मिल गई थी. ठीक है. सो दिस इज वन. सो जस्ट टू रीआइटरेट, इमरजेंसी सेंटर्स भी होते हैं हॉस्पिटल्स में और प्राइमरी केयर सेंटर्स होते हैं. तो मैं प्राइमरी केयर सेंटर्स प्रेफर करती हूँ. लेकिन अगर डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, कई बार होता है कि आपको इमरजेंसी में भी जाना पड़ सकता है ना. जैसे एक बार यूवी को चोट लग गई थी रात को, तो फिर हम प्राइमरी केयर सेंटर कहाँ ढूंढते, वो तो बंद हो गया था. तो फिर हम इमरजेंसी में गए एंड दे हैंडल्ड हिम वेरी नाइसली, और मतलब उन्होंने फटाफट से केयर दे दी थी. तो लेकिन फिर भी प्राइमरी केयर सेंटर्स मुझे थोड़े बेटर लगे ऐसे ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स के लिए, जब आपको इतने लंबे लंबे वेट टाइम्स दिए हुए हैं. एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, हमेशा फॉलो अप करो. अब मैं आपको बताती हूँ, मुझे डॉक्टर ने एक रेफर किया एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, जो हार्मोन्स में डील करते हैं, मेरे डॉक्टर ने. तो मैंने उनसे पूछा कि आप किसको रेफर कर रहे हो. तो उन्होंने बोला मैं ABC डॉक्टर को रेफर कर रहा हूँ. तो मैंने गूगल पे जाके उस ABC डॉक्टर का नंबर निकाला, उनको फ़ोन किया कि मेरे ये डॉक्टर ने आपको रेफर किया है, तो मेरा नंबर कब आएगा. उन्होंने बोला हमारे पास रेफरल नहीं आया. फिर मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया कि आप दोबारा रेफरल भेजो. उन्होंने दोबारा रेफरल भेजा. फिर मेरे पास वहाँ से आ गया कि हाँ इस डेट को है. तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा है, आप मुझे कैंसिलेशन लिस्ट पे डाल दो. कैंसिलेशन लिस्ट पे डालने का मतलब है कि अगर आपका कोई भी अपॉइंटमेंट कैंसिल होता है
तो प्लीज आप मुझे बता दो। और उनसे फॉलो अप करते हो तो थोड़ा सा एक ऐसे होता है कि उनको ये समझ में आता है कि ये बंदा बार बार फॉलो अप कर रहा है तो इसको जरूरत है। ज्यादा भी मत करो, इरिटेट मत करो उनको, लेकिन थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम बताओ। उनका मेल आईडी ले लो, मेल पे उनसे बात करो, है ना, तो उससे थोड़ा सा हो सकता है कि आपको जल्दी मिल जाए। इसके अलावा एक नंबर मैं आपको बताती हूँ, 911 तो इमरजेंसी नंबर होता है, एक नंबर होता है 811, वो होता है नर्सेज ऑन कॉल, 24/7 होता है। जैसे एक बार यूवी को बहुत ज्यादा फीवर हो गया था, तो मुझे ऐसा लगा, कई बार हमें होता है कि ये शायद हम सोच रहे हैं ऐसा, बट ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है ना, जब खांसी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो मैंने नर्स से बात की, उसका सबसे पहले वो MSP नंबर मांगते हैं, तो MSP नंबर वगैरह दिया, फिर उनसे बात की। उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा अगर है तो आप इमरजेंसी में लेके जाओ। फिर हम इमरजेंसी में लेके गए और उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल गया था। सो जो ये नर्स, और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं उनसे बात करती हूँ, फिर वो बताते कि नहीं अगर ऐसा है तो इट्स ओके, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है ना कि ये भी आपको, जैसे जब आपको पता है कि आप जैसे बाहर स्नो पड़ी हुई है बहुत ज्यादा, है ना, और आप कंफ्यूज हो कि क्या ये सीरियस इशू है या नहीं है। जैसे एक बार यूवी स्नो में खेला था तो उसकी आईज में ना रेडनेस आ गई थी, तो उन्होंने फिर बताया, पूरे सिम्टम्स पूछे, फिर पता चला कि हमारे पास वाली जो जैसे फार्मेसी है शॉपर्स ड्रग मार्ट, वहीं से एक मेडिसिन ले ली थी, उससे वो ठीक हो गया था। तो ये 811 नंबर बहुत अच्छा है आपकी नर्सेज ऑन कॉल के लिए, जिनसे आप एक तरीके की एडवाइस ले सकते हो, बता सकते हैं आपको कि अभी आप ऐसे कर लो, या डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर। सो बेसिकली यही था गाइज आज की वीडियो के लिए, कि आई होप कि ये सब चीज़ें आपको हेल्प करें। बेसिकली इसको राउंड ऑफ कर, इसको एक समराइज कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ कि MSP कार्ड अपना ज़रूर लो। नंबर 2 इज़ कि जो भी आपके अगर आपको कहीं पे रेफर किया है डॉक्टर ने, तो उनसे फॉलो अप ज़रूर करो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि मुझे, है ना, जल्दी अगर आप कर सकते हो या मुझे कैंसिलेशन लिस्ट पे डाल दो। थर्ड इज़ कि आप जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको इमरजेंसी में वो नहीं मिल पा रही है केयर, तो आप प्राइमरी केयर सेंटर्स भी जा सकते हो। सो दैट्स इट गाइज आज की वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जो कनाडा आ रहे हैं या फिर अपनी लाइफ शुरू करने वाले हैं कनाडा में, या जिनको कनाडा की इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड वैसे आई होप एंड आई प्रे कि आपको ये सर्विसेज कभी यूज ना करनी पड़े अपार्ट फ्रॉम मैटर्निटी। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एंड वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल के मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय बाय।